Today we will analyze Ernest Hemingway's short story, Old Man at the Bridge. So this is a story of a refugee. The setting is the Spanish Civil War, which started in 1936. At one side there were right-wingers, and at the other side there were people who had leanings towards communism, left-wingers. Any idea about right-wing, left-wing? सभी देशों में आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में दो तरह की फोर्सेस मतलब ज़्यादातर देशों में हैं। एक होती है राइट विंग, एक होती है लेफ्ट विंग, एक होती है दक्षिणपंथी, एक होती है वामपंथी। एनी आइडिया अबाउट दक्षिणपंथी एंड वामपंथी? द लेफ्ट विंग्स या वामपंथी लोग कम्युनिस्ट होते हैं या कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी के प्रति उनका झुकाव रहता है, और एक होते हैं राइट विंग, दक्षिणपंथी, जो ये मानते हैं कि हमारे देश की पुरानी वैल्यूज़, पुराना सिस्टम, पुरानी परंपराएं हमें रेस्टोर करनी चाहिए। और वामपंथी या लेफ्ट विंग वाले क्या मानते हैं? वो कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी में थोड़ा सा भरोसा रखते हैं, जो ये मानते हैं कि हमें प्रगतिवादी होना चाहिए। यानी उनको हम लेफ्ट विंगर्स कह सकते हैं, वामपंथी कह सकते हैं, कम्युनिस्ट कह सकते हैं, प्रगतिवादी कह सकते हैं, जो ये मानते हैं कि हम एक क्रांति करके ही परिवर्तन हम ला सकते हैं, दुनिया को बदल सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं। तो ऐसी आइडियोलॉजी आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में कार्ल मार्क्स के बाद बहुत से देशों में देखने को मिली। कई जगह उन्होंने सत्ता भी हासिल की, कई जगह ऐसी सरकारें आईं जो दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों को ही साथ लेकर के चल रही थी। राइट विंगर्स और लेफ्ट विंगर्स हमारे देश में भी हैं कुछ कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, कुछ दक्षिणपंथी पार्टियां हैं जो ये चाहती है कि हमारी पुराना गौरव, हमारी पुरानी परंपराएं, हमारे पुराने मंदिर, संस्कृति, रीति रिवाज, इनको रेस्टोर करना चाहिए। और जो वामपंथी है वो ये मानते हैं कि पुरानी परंपराएं छोड़ करके हमें नया सिस्टम अपनाना चाहिए, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद कुछ खराबियां आई उनको दूर करने के लिए भी हमें एक नया सिस्टम चाहिए जिसमें मज़दूरों को ज़्यादा अधिकार मिले, दबे कुचले लोगों को या मार्जिनलाइज्ड लोगों को ज़्यादा अधिकार मिले। तो ये स्ट्रगल, ये कश्मकश सभी देशों में, और आजकल 21वीं सदी के बाद तो दक्षिणपंथी की तरफ ज़्यादा देशों में झुकाव वाली सरकारें आ रही हैं। यहाँ तक कि इंग्लैंड जैसे देश में भी बहुत संभावना बन रही है कि दक्षिणपंथी, अमेरिका में भी दक्षिणपंथी। तो इतने जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं उनमें भी दक्षिणपंथी, जबकि एक दौर ऐसा भी था कि दक्षिणपंथ को पिछड़ापन, पुरानपंथी ऐसा माना जाता था, लेकिन अब समय बदल रहा है। इस कहानी में द स्टोरी which we are going to analyze today
इसमें जनरल फ्रैंको आ गया था स्पेन में 36 में, और उसके बाद दक्षिणपंथी और वामपंथी सरकार, उसमें जो फोर्सेस हैं उनमें तनाव चल रहा था। एक सिविल वार स्पेन में चल रही थी। तो ये तो खैर पर्टिकुलर टॉपिक है कि सिविल वार इस पर, ये स्पेनिश उस पर बेस्ड है, लेकिन हम इसको जनरल पूरी दुनिया की कहानी माने। तो इसकी थीम है, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस स्टोरी? वार, डिस्प्लेसमेंट, लव एंड अफेक्शन, वायलेंस। दे जाए इसको, दे जाए। क्रूअल्टी है, लव फॉर एनिमल्स, इस लिटरेचर, इस तरह की इसकी थीम है। इसमें क्या है, देयर इज एन ओल्ड मैन, मतलब विरोधी फोर्सेस आने वाली है पुल के उस साइड से। एक सैनिक है जिसको ये काम दिया हुआ है कि जल्दी से लोगों को यहाँ से आगे भेजे, क्योंकि यहाँ फोर्सेस आने वाली है दूसरी एनिमी की, एंड दे मे किल इनोसेंट पीपल, इनोसेंट रिफ्यूजीज़। एक रिफ्यूजी वाला जो इशू है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है मॉडर्न वर्ल्ड में, क्योंकि हम सिविलाइज्ड हो गए हैं। रिफ्यूजी पहले भी होते होंगे, लेकिन पहले हम बहुत क्रूअल होते थे। किसी देश पे किसी सेना ने हमला किया तो बहुत बड़ी संख्या में लोग डिस्प्लेस होकर दूसरे तीसरे देश में भागते, तो तीसरे देश के लोग आने ही नहीं देते थे, उनको मार देते थे वे हमारे। लेकिन अब सिंस वी हैव बिकम मोर सिविलाइज्ड, तो रिफ्यूजीज़ का इशू हमें मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत परेशान करता है। जैसे मिडिल ईस्ट में वार हुई, जैसे इराक का इशू हुआ, या अफ़गानिस्तान का इशू हुआ तालिबान वाला, या किसी भी देश में जहाँ भी कोई पावरफुल आर्मी आती है तो वहाँ के कुछ लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं और वो भागते हैं जान बचाकर। या आर्मी ना भी आए तो एक ही देश में, जैसे म्यांमार में हमने देखा पिछले सालों में, कौन से रिफ्यूजीज़ थे, न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं हो, नहीं पढ़ते। रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ थे, वो चाहते थे कि या तो बांग्लादेश या आसपास के जो भी देश हैं उसमें इंडिया भी पड़ता है, बड़ी संख्या में। वहाँ किसी बाहर के देश ने हमला नहीं किया था, वहीं के नागरिकों ने रोहिंग्यास पर अत्याचार करने शुरू किए, एंड दे वांटेड टू एस्केप टू सम अदर कंट्री, दे वांटेड टू एस्केप टू बांग्लादेश, they wanted to seek asylum in India, इस तरह। लेकिन अब जैसे तमिलनाडु में लंका का इशू हुआ, श्रीलंका इशू, तो बहुत सारे तमिल्स दे सॉट असाइलम इन इंडिया। कहीं गृह युद्ध हो जाता है ना, तो सिविल वार हो जाता है, तो वहाँ के लोग, एक कम्युनिटी भारी पड़ती है, एक कम्युनिटी हल्की पड़ती है, सभी जगह होता है। जो माइनॉरिटी होते हैं उनको भागना पड़ता है। अब नेबरिंग कंट्रीज़ ही जाते हैं सबसे पहले, लेकिन वो जगह ही नहीं देते। खुद के जाएंगे तो मरेंगे, नेबरिंग कंट्रीज जगह नहीं देते, तो क्या किया जाए? बहुत सारे मुस्लिम देशों के लोग, अभी मिडिल ईस्ट में भी कई जगह क्राइसिस हुए, वहाँ से परेशान होकर, जैसे इराक में कुर्द कम्युनिटी है, ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत कम्युनिटीज़ अपने ही देशों में परेशान होती हैं, तो दे सीक असाइलम टू द नेबरिंग कंट्री। जैसे मिडिल ईस्ट में परेशानी हुई तो जर्मनी में
या और इटली में और देशों में, फ्रांस, जहाँ भी जगह मिले वहाँ भागने की, जान बचाने की कोशिश की। जब उन्होंने देयर गवर्नमेंट्स बिकेम रिलक्टेंट टू गिव असाइलम टू दोज माइग्रेंट्स या असाइलम सीकर्स, तो क्या हुआ, वो बेचारे, कई लोग तो समुद्र तैर तैर के आते थे अपने बच्चों को अपने पीठ पर लाद करके, बिल्कुल किनारे पर आ गए, लेकिन वहाँ की सरकारों ने पनाह नहीं दी, तो वो उस किनारे पर आकर ही मर गए। सबसे कितनी पेनफुल मौत है कि सारा समुद्र लांघ लिया। तो दिस इज़ द ह्यूमन। कई बार क्वेश्चन उठता है उन देशों में जहाँ वो जाना चाहते हैं कि हम क्या सिविलाइज्ड हो गए, ये ह्यूमैनिटी है कि वो कोई आया था भूखा प्यास, इतना तो स्विमिंग करना, समुद्र तैरना बच्चे को पीठ पर लाद करके, ये कोई आसान काम नहीं है। वो बेहद ज़रूरतमंद रहा होगा और हमने उसको शरण नहीं दी। तो सरकारें फिर दबाव में आके शरण देती हैं, और अगर अलाउ करती हैं तो फिर और हजारों लाखों की संख्या में फिर शिप भर के लोग, लाखों की संख्या में शिप्स भर के लोग आते हैं। फिर क्या होता है, सारा सिस्टम उनका गड़बड़ हो जाता है। वो तो बाहरी लोग ज़्यादा हो जाते हैं, वहाँ के लोग कम होने लग जाते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस, है ना, कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं। बाहर के लोगों की कल्चर अलग है, हमारी मतलब जो होस्ट कंट्री है उसकी कल्चर अलग है, तो फिर उनमें क्लैशेस होते। वही पब्लिक जो कहती थी कि इनको अलाउ करो, इनको आने दो, इनको हमारी ज़रूरत है, वही पब्लिक कहती है कि ये तो हमें तंग कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, इनकी कल्चर अलग है, हमारी कल्चर अलग है। तो एक अननोइंगली, जानबूझ करके नहीं, लेकिन ऐसे इश्यूज आ जाते हैं। तो जो लिबरल सरकारों ने उन्हें आने की इजाज़त दी थी, है ना, फिर राइट विंग गवर्नमेंट कहती है नहीं नहीं, हम किसी को आने नहीं देंगे। अभी कल ट्रंप की और बाइडेन की प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। बाइडेन ने अलाउ कर दिया था मैक्सिको और कई जगह से शरणार्थियों का आने का, तो उनमें से कुछ लोग क्राइम करते हैं, कर सकते हैं, सभी जगह थोड़ा कुछ परसेंटेज होता है जो क्राइम करते हैं। जो मूल निवासी वो भी क्राइम करते थे, जो अमेरिका के लोग हैं वो भी क्राइम करते थे। ट्रंप ने बहुत गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हुए बाइडेन के लिए कहा कि इस आदमी ने सारे अमेरिका में क्रिमिनल्स भर दिए हैं, ये एक बहुत बड़ा अपराधी है ना, कल्चरल डिफरेंसेस की जगह। फिर क्या है कि शरणार्थियों को, हम एक आदमी भी कोई गलत करता है तो हम पूरे शरणार्थियों का ये मानते हैं कि ये पूरी कौम ही ऐसी है, ये हमारी ह्यूमन नेचर है। दिस इज़ कॉल्ड हैस्टी जनरलाइजेशन। हम जल्दी से जनरलाइज कर लेते हैं। अभी कोई ऑटो रिक्शा वाला हमसे मिसबिहेव करेगा तो हम तुरंत जनरलाइज कर देंगे कि सारे ऑटो रिक्शा वाले ऐसे ही हैं। किसी आप नए शहर में घूमने गए, वहाँ किसी आदमी ने मिसबिहेव किया, आप कहेंगे इस शहर के सभी लोग ऐसे ही है ना, जबकि वो तो एक ही है। लेकिन दिस इज़ ह्यूमन नेचर। तो शरणार्थियों में कोई अगर ऐसा कुछ कर देता है तो सारी शरणार्थियों पर, जो रिफ्यूजीज़ पर क्वेश्चन, डाउट बन जाता है। तो उसका फ़ायदा ट्रंप जैसे लोग फिर उठाते हैं, वो सरकारों में आते हैं। तो फ्रांस, जर्मनी, इन देशों ने भी मिडिल ईस्ट के लोगों को अलाउ किया। कल्चरल डिफरेंसेस तो थे ही भाई। मिडिल ईस्ट या इंडिया तक में ऐसा होता है कि स्त्री और पुरुष में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमारे यहाँ माना जाता है। महिला को पुरुष जिज्ञासा से देखते हैं, स्टेयरिंग, मेल गेज यानी पुरुष स्त्री को बसों में, वर्क प्लेस पर उसको घूरता है। ये इधर की आदत है पूर्वी देशों की, और पश्चिमी देशों में तो ऐसा कुछ है ही, इशू ही नहीं है, कभी कोई घूरता ही नहीं। जब मिडिल ईस्ट के लोग गए उधर तो उन्होंने वही अपना काम चालू कर दिया, तो वहाँ की महिलाओं को अजीब लगा।
तब उन्होंने कहा कि दे शुड नॉट बी अलाउड, तो उन्होंने ही तो पहले कहा था कि अलाउ करो। इस तरह के जो अनजाने में जो कुछ होती है बातें, ये इश्यूज बन जाते हैं। लेकिन रिफ्यूजीज के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव सब देशों में होता है। हमारे देश में पार्टीशन हुआ, इंडिया was divided into two countries. The other country was Pakistan. पाकिस्तान में हमारे भाई बहन बड़ी संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में रहते थे। वो अपने ही देश में रिफ्यूजी बन के जो नए इंडिया में आए, और यहाँ बहुत सारे मुस्लिम भाई बहन रहते थे। वो अपने ही देश में, जिसका नया नाम पाकिस्तान हो गया, वहाँ रिफ्यूजी बनकर गए। अपनी जगह पर उनके पास अच्छे मकान थे, अच्छे घर थे। नई जगह पर उनको रिफ्यूजी कैंप्स में रखा गया कई महीनों सालों। रास्ते में भी उनकी सैकड़ों मौतें हुई, हज़ारों मौतें हुई। तो एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस उनके दिलो दिमाग में आज भी है। जो यहाँ से वहाँ गए और जो वहाँ से यहाँ आए, आज आप उन कम्युनिटीज़ से जाकर पूछिए, अब बहुत कम लोग बचे हैं उस जनरेशन के जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। अब तो उनके नए बच्चे जो बड़े आराम से पले हैं, उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है। हो सकता है वो बहुत बड़ा चढ़ा कर बताएं, या हो सकता है कि उनको कुछ भी ना बता पाएँ। हिस्टोरिकल सेंस ही नहीं है हम भारतीयों में। लेकिन जो उस जनरेशन के लोग हैं, अगर कोई बूढ़े 80-90 साल के आपको लोग मिलें तो उनसे पूछना उनके अनुभवों को। पार्टीशन लिटरेचर भी है, जो उन लोगों ने कहानियाँ लिखी उनके अनुभवों पे, वो बहुत आंखें खोल देने वाली कहानियाँ हैं। उनको आपको पढ़ना चाहिए। पार्टीशन लिटरेचर अपने आप में दिस इज़ अ डिफरेंट डिसिप्लिन। यू कैन रिसर्च ऑन शॉर्ट स्टोरीज बेस्ड ऑन पार्टीशन। बहुत इंटरेस्टिंग है, उनकी भी हमारी भी। मंटो की कहानियाँ हैं, वापसी सिधुआ है, भीष्म साहनी का तमस है। ये कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। अब हम इस कहानी पर आते हैं। दिस इज़ ए शॉर्ट स्टोरी। ओल्ड मैन एट द ब्रिज। बहुत सारे रिफ्यूजीज़, हाँ, hundreds of thousands of refugees have come to this place where an old man who was left behind, and perhaps he was forced by the army to leave his home and to come to this side of the river. He is old, exhausted, tired. अपना घर छोड़ के ये आया है। सारे लोग आगे निकल गए, लास्ट में कुछ थोड़े बहुत लोग बचे हैं, उनमें से ये एक है। और ये आके थक करके एक जगह बैठ गया है। एक सैनिक उसके पास आता है, जिसके पास ये चार्ज है कि जल्दी से लोगों को यहाँ से निकाले ताकि लोग रुके नहीं। He asks him to leave this place, that place immediately, otherwise the army forces might kill him. So he says, I want to take rest. I have left my home. So the officer asks him, whom have you left behind? He says, my animals, my cattle, my birds. एक तो 4 pairs of birds, that means 8 birds, 2 goats और कुछ हाँ, a cat, 1 cat, 8 pigeons and 2 goats. तो उसने कहा ठीक है, they will take care of themselves. You leave immediately this place, otherwise you will be killed. वो कहता है, वो he is lost in the thought of about his animals, cattle.
थोड़ी देर बात करके वो कहता है कि वो कैट तो अपनी कर लेगा ही की हिसाब, बिल्ली बहुत क्लेवर होती है, वो तो अपनी देखभाल खुद कर लेगी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा गॉड्स का क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा पिजन्स कहाँ जाएंगे। तो ऑफिसर ने कहा पिजन्स का तुमने केज खोल तो दिया था ना। द ओल्ड मैन सेड, हाँ खोल तो दिया था, निकल तो जाएंगे, लेकिन जाएंगे कहाँ मेरे बिना। भाई बर्ड को अचानक छोड़ दोगे तो नई दुनिया, वो किसी भी एनिमल को दूसरी लोकेशन में डाल दोगे तो वो जी नहीं सकता। किसी डॉग को यहाँ से उठा के किसी दूसरे मोहल्ले में डाल दोगे तो ही विल बी किल्ड बाय अदर डॉग्स। किसी पक्षी को अलग, अभी क्या करते हैं अपन, जैसे कहीं तेंदुआ पकड़ा, उसको साहब ये लोग कहते हैं हमने रेस्क्यू करके जंगल में डाल दिया। वो रेस्क्यू नहीं हुआ, अब तो वो निश्चित है कि वो मरेगा, क्योंकि वहाँ भी तो दूसरा कुछ होगा ना। और ये नया जानवर को पता ही नहीं वहाँ का लोकेशन, वहाँ कहाँ पानी होता है कहाँ। या कोई पाइथन पकड़ा, कोई सांप पकड़ा, फॉरेस्ट वाले कहते हैं हमने रेस्क्यू करके दूसरी जगह डाल दिया। नो, दे हैव किल्ड दैट एनिमल। उसका मतलब ही मरना है, दूसरी लोकेशन में डालने का मतलब। एक कबूतर को आपने कई साल पाला और अचानक छोड़ दिया, वो भाग तो जाएगा निकल के, लेकिन वो दैट इज डेस्टिन्ड टू डाई। दूसरी लोकेशन में उसको कोई दूसरा बर्ड उसको कोऑपरेट करने वाला नहीं है ना, तो वहाँ जाके उसका मरना तय है। दिस ओल्ड मैन नोज दिस वेरी वेल। किसी डॉग को हम यहाँ परेशान होते हैं, हमारे मोहल्ले में डॉग्स घूमते हैं, हम कहते हैं म्यूनिसपैलिटी से कि इसको उठाओ और कहीं और डालो, वो उठा के किसी और जगह डाल देते हैं। दैट इज क्या होगा उसका रिजल्ट सब जानते हैं, पर हमारी आंखों के सामने नहीं मरे, बस इतना हो जाए। और हम अब दयालु कहलाते हैं कि चलो देखो हमने मरने नहीं दिया। हमने तो मरने दिया, यहाँ तो जिंदा था, पर हम चाह रहे थे यहाँ से जाए। तो लोकेशन चेंज होते ही वो मौत हो जाती है। तो ये ओल्ड मैन इज कंसर्न्ड अबाउट हिज कैटल, अबाउट हिज बर्ड्स, कैट। फिर थोड़ी देर बात करता है, वो पूछता है तुम्हारे परिवार के बारे में, वो ऑफिसर। तो वो एक दो लाइन बता के वो कहता है मेरा कोई नहीं है, लेकिन उनका क्या होगा। बस यही कहानी है, इतनी सी बात है इस कहानी में। लास्ट में सब लोग चले जाते हैं और वो ओल्ड मैन रिमेन्स। द ऑफिसर orders him to leave that place immediately. Old man walks 2 or 3 steps and then sits down and he says, बिल्ली तो अपना जुगाड़ खुद कर लेगी, लेकिन बर्ड्स का क्या होगा, गॉड्स का क्या होगा। यानी जहाँ हमें अटैचमेंट है, यहाँ से जब पार्टीशन हुआ था, जब यहाँ से बहुत सारे परिवार पाकिस्तान गए थे, या पाकिस्तान से बहुत सारे लोग यहाँ आए थे, परिवार तो साथ आ गया था उनका, कई लोग अकेले भी थे, लेकिन बार बार उनके सवाल यही था कि हमारे मकान का क्या होगा। या कोई झोंपड़ी है, एक कमरे की झोंपड़ी है, तो भी उनको ये था चिंता कि उस झोंपड़ी का क्या होगा। या उसमें एक गोरैया का घोंसला था, कई लोगों को यही चिंता सताती रही कि उस पक्षी का अब क्या होगा, उसको कौन दाना देगा। तो रिफ्यूजीज के दर्द को रिफ्यूजी ही समझ सकता है। वी द अदर पीपल कैनॉट अंडरस्टैंड दैट पेन, वी कैनॉट फील दैट पेन। तो रिफ्यूजीज पे बेस्ड बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई हैं। तो दूसरे के दिमाग के अंदर घुस कर के उसके दर्द को महसूस करना लिटरेचर है। ये एक बहुत छोटी सी कहानी है, छोटी सी घटना है। इफ़ यू आर नॉट सेंसिटिव इनफ, यू विल नॉट फील द पेन द ओल्ड मैन इज अंडरगोइंग, एंड इफ यू आर सेंसिटिव इनफ, you will not be able to sleep peacefully the next night when you read this story. आपको बार बार वो आवाज़ें आती रहेंगी। जरूरी नहीं है कि एक देश से दूसरे देश में रिफ्यूजी बने, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक शहर से दूसरे शहर, ये रिफ्यूजी होना ये सभी में होता है। पशुओं में भी होता है, मनुष्यों में भी होता है।
बड़े पैमाने पे भी होता है, छोटे पैमाने पे भी होता है। कई मोहल्ले खाली करा दिए जाते हैं, कई गांव खाली करा दिए जाते हैं। जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, डाउन ट्रोडन हैं, उनके साथ ज़्यादा होता है। तो उसी रिफ्यूजी के पेन को इस कहानी में के माध्यम से हेमिंगवे ने आपको दर्शाने की कोशिश की है। तो इसकी थीम यही है, डिस्प्लेसमेंट, अटैचमेंट टू द कैटल, बर्ड्स एट्सेट्रा, टू द नेटिव प्लेस, है ना, ओल्ड एज भी कह सकते हैं, एग्जॉस्शन एंड कंपल्सन टू लीव द प्लेस, ये इसकी थीम्स हैं। वार भी इसकी थीम है, सिविल वार, बैड इफेक्ट्स ऑफ सिविल वार, है ना, ये भी इसकी थीम है। तो इन स्टोरीज को पढ़ के वट एवर कम्स टू योर माइंड, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू jot down the ideas on a paper. You need not show that paper to me, but you should write something. Learn to write. Learn to read by yourself. क्लास में सब कुछ नहीं पढ़ा जा सकता. You have to study at home. Study तो है ही, plus develop the habit of reading. Read as much as is possible. Short stories, novels, plays, poems, newspapers, everything. आजकल तो तुम्हारे पास इतने रिसोर्सेज हैं रीडिंग के, वो तो हैं ही। इसके अलावा आपको ऑडियो बुक्स हैं कि आप सुन ही सकते हो अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है। तो ट्राई टू लिसन टू क्लासिकल स्टोरीज, नॉवेल्स, पोइम्स। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ब्रॉड होगी, इट विल ब्रॉडन योर पर्सपेक्टिव, है ना। उस जगह पर जाए बिना हम किसी इंसान को देखें, जैसे इस ओल्ड मैन को हम देख रहे हैं, समझ गए, पूरे 100 साल बैक जा कर के उस सिचुएशन में जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, उसमें हम किसी ओल्ड मैन को देख रहे हैं। दैट मीन्स कि उसमें आपको एक एडवांटेज मिला ना लिटरेचर की वजह से।